हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालें, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये टॉपिक जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, लेकिन अगर आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो भी आप उसका रेट लॉ डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसको आप आरडीएस भी बोलते हैं, विच इज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, विच इज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ डिफाइन करना चाहते हैं थ्रू इट्स मैकेनिज्म, तो वो डिपेंड करता है उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पर। अब एक मैकेनिज्म में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है? जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसी को कहा जाएगा आरडीएस, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, और उसको देखकर आप रेट लॉ लिख सकते हैं। तो केस 1, जब आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन दिया जा रहा है, क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन वन स्टेप। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वही उसका स्लोवेस्ट स्टेप रहा होगा, उसका आपको मैकेनिज्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होती है और वही सिंगल स्टेप उसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा। उसी स्टेप को आरडीएस कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन है हमारे पास NO प्लस O3 गिव राइज टू NO2 प्लस O2। इसका रेट कांस्टेंट K है और आपको बताया गया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यही स्टेप इसका आरडीएस होगा, यही स्टेप इसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा। तो कैसे लिखते हैं रेट लॉ? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट कौन है आपके पास? NO, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो पावर में 1 आ जाएगा। दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? O3, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो पावर में क्या आ जाएगा? 1। तो क्या होता है रेट लॉ? R इक्वल्स टू K प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर तभी लिखे जाते हैं जब आपको पता हो कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर आपको पता हो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किए जाते हैं। बट हमने कल भी ये बात कही थी कि अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सीधा आप यहां से देखकर लिख सकते हैं। जो यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेंशन किए जाएंगे वो इक्वल होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के, लेकिन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। या अदरवाइज आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पता हो तो भी आप रेट लॉ को डायरेक्टली लिख सकते हैं। R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्लोवेस्ट स्टेप को देखकर, क्योंकि जो रेट लॉ होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आरडीएस होता है। अब केस 2 है आपके पास। अच्छा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो अब आपको इसका रेट लॉ पता है, तो 1 + 1 2। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इसकी? मॉलिक्यूलैरिटी होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल इसका है और एक मॉलिक्यूल इसका है, तो 1 + 1 2। ये बात हमने कल भी कही थी कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा सेम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो उसका आप रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो रही है और वही स्टेप उसका सिंगल स्टेप है, वही उसका स्लोवेस्ट स्टेप है, और उसी स्लोवेस्ट स्टेप को आप आरडीएस कहेंगे,
तो अगर आपको स्लोवेस्ट स्टेप पता है तो आप डायरेक्टली रेट लॉ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड RDS, जिसमें आपको दिया जाएगा इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट बट नो इंटरमीडिएट्स। अभी आप सेकंड केस कर रहे हैं जिसमें आपको रेट लॉ लिखना होगा, आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें आपको रिएक्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, कैटलिस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अभी आप एक बात ध्यान से समझ लें कि जब भी आप रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ में आपके पास कभी भी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो इससे अगला केस होगा जिसमें हम इंटरमीडिएट्स के साथ डील करेंगे। तो जैसे इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, 2NO2 प्लस F2 2NO2F, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। तो इसका स्टेप 1 आपको दिया जा रहा है NO2 प्लस F2, रेट कांस्टेंट K1 मान लें, और ये बना रहा है NO2F प्लस F, और स्टेप 2 NO2 प्लस F जिसका रेट कांस्टेंट K2 है, और ये आपको बनाकर दे रहा है NO2F। ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है और ये इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। तो आप जानते हैं कि रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। तो इसका मतलब इस स्टेप को क्या कहा जाएगा? RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जरा लिखिए रेट लॉ, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन से रिएक्टेंट लिए जाएंगे? ये वाले? नो, वो रिएक्टेंट लिए जाएंगे जो स्लोवेस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो NO2 और इधर आ जाएगा आपके पास F2 रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। क्या कॉफिशिएंट है यहाँ पे? 1 1। तो ये हो जाएगा आपके पास रेट लॉ। अब बस आप एक बार चेक कर लें कि आपके रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा है। इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जो दोनों स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहां पर देखें आप, तो यहां पर F आ रहा है और यहां पर भी F आ रहा है, तो ये दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व है। जो दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व होंगे उनको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। तो आपके रेट लॉ में F नहीं होना चाहिए, तो रिएक्टेंट्स होने चाहिए रेट लॉ में। तो क्या NO2 रिएक्टेंट है? हाँ जी, NO2 रिएक्टेंट है। क्या F2 रिएक्टेंट है? हाँ जी, F2 रिएक्टेंट है। तो ये इसका करेक्ट रेट लॉ हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है इसका। ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या आप इसकी मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हैं? मॉलिक्युलैरिटी आप ओवरऑल तो नहीं बता सकते, लेकिन आप स्टेप वाइज मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हैं। स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में ये बाई मॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट टू स्टेप 1, और बाई मॉलिक्यूलर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेप 2, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं की जाती। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें दोनों स्टेप्स में मॉलिक्युलैरिटी सेम आ रही है, बट जरूरी नहीं है कि हर स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी सेम आए। हर स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए आप ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन नहीं करते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अब इसका केस 3 है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप involving intermediate in reactant side। तो अब आप एक ऐसा केस करने वाले हैं जिसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट्स आएंगे। ध्यान रखना,
कभी भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट होगा तो आप उसके रेट लॉ में इंटरमीडिएट को भी इन्वॉल्व करेंगे, बट रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2 गिव राइज टू 2NO2, बैलेंस्ड है? हाँ जी बैलेंस्ड है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा। स्टेप 1 NO प्लस NO। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जो स्टेप आपको दिया गया है ये इक्विलिब्रियम पे है। K1 K2 फॉरवर्ड जाने का रेट कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड आने का है K2। ये मिलकर बना रहे हैं N2O2, जो कि फास्ट स्टेप है रिएक्शन का। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। स्टेप 2 N2O2 प्लस O2 जिसका रेट कांस्टेंट K3 है और ये मिलकर बना रहा है 2NO2, जो कि रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। तो इसको एक क्वेश्चन की तरह ही समझें कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है इस रिएक्शन का रेट लॉ डिफाइन करें। तो कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है, बताइए। रेट लॉ डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। तो ये रहा स्लोवेस्ट स्टेप। तो लिखिए जरा रेट लॉ। R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2O2। अच्छा, रेट कांस्टेंट क्या था इसका? K3। ये ऊपर भी करेक्ट कर ले। स्लोवेस्ट स्टेप था तो रेट हो जाएगा K1। रेट कांस्टेंट K1 था ना, यहां पर K ही था। हाँ जी, तो K3 कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 रेज टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1। अब जरा ध्यान दे, क्या N2O2 आपका रिएक्टेंट था मेन रिएक्शन में? N2O2 तो रिएक्टेंट है ही नहीं। क्या O2 आपका रिएक्टेंट है? हाँ जी, O2 रिएक्टेंट है। तो ये तो ओके है, लेकिन ये रिएक्टेंट नहीं था, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये नहीं होना चाहिए। ये है क्या वैसे? N2O2। ये N2O2 फर्स्ट स्टेप में भी बना था और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है। जो दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। और ध्यान रखें, कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। तो अब आपको इसको यहां से खत्म करना है, तो आपको N2O2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपका टास्क है यहां पर कि आप N2O2 की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, यहां पर अगर आप फर्स्ट स्टेप को देख पा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप का। क्या होगा वो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ये आ गया आपके पास के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? कल पढ़ा था हमने, K1 अपॉन K2, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 निकाल लें आप, तो N2O2 की कंसंट्रेशन यहां से निकलेगी K1 अपॉन K2 NO का होल स्क्वायर। ये आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब इस वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनेगा रेट लॉ? R इक्वल्स टू क्या वैल्यू है N2O2 की? N2O2 की वैल्यू है K1 अपॉन K2 NO स्क्वायर, और आगे क्या बचा आपके पास? एक तो K3 बचेगा और एक O2 बचेगा। K3 NO O2। तो इसको जरा रीअरेंज करके लिख लें तो वी आर हैविंग K1 K3 ओवर K2 NO स्क्वायर O2।
अब आपका जो रेट लो है चेक करें क्या इसमें इंटरमीडिएट आ रहे हैं या रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट है हमारे पास NO और O2। तो चेक करें यहां पर हमारे पास आ रहा है NO और O2। तो दिस इज द करेक्ट रेट लो एक्सप्रेशन जिसमें अब इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है। तो जब भी आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होने चाहिए जो कि आपके मेन रिएक्टेंट्स हैं। रेट लो में कभी भी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।